हिमालय का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद पहाड़ों की एक बहुत ऊंची एक सीधी दीवार, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ एक दीवार ना हो बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक डायनामिक सिस्टम हो तो? भारत की जमीन का करीब करीब 10.7% हिस्सा यही है देश का ताज। और ये सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, असल में यही वो इंजन है जो पूरे देश को चलाता है। तो आज हम इसी पावरफुल इंजन के हर एक पुर्जे को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आज का जो हमारा मेन आइडिया है वो यही है, हिमालय को एक स्टैटिक दीवार की तरह नहीं बल्कि एक एक्टिव, एक डायनामिक फोर्स की तरह देखना। एक ऐसी ताकत जो हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंट को शेप देती है। अब इस इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला को समझने के लिए हम दो अलग अलग एक्सपीडिशंस पर निकलेंगे। एक सफर होगा ऊपर से नीचे और दूसरा पश्चिम से पूरब। और जानते हैं, ज्योग्राफर्स भी इतनी विशाल चीज को समझने के लिए यही दो मेन तरीके अपनाते हैं। तो हम भी उन्हीं रास्तों पर चलेंगे और इस ज्योग्राफिकल इंजन के राज खोलेंगे। तो ये हैं वो दो रास्ते। पहला रास्ता है वर्टिकल, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ देखना उनकी ऊंचाई और उम्र के हिसाब से। और दूसरा रास्ता है हॉरिजॉन्टल, जिसे सिडनी बुरार्ड ने सुझाया था। और ये रास्ता है नदियों के हिसाब से, पश्चिम से पूरब। तो चलिए अपने पहले सफर, अपनी पहली एक्सपीडिशन की शुरुआत करते हैं। हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे और एक एक करके हिमालय की हर परत को करीब से देखेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है ट्रांस हिमालय से। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसका उपनाम ठंडा रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब यहाँ रेत और गर्मी नहीं है, बल्कि इतनी ज्यादा ठंड है कि पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते। ये उग बिल्कुल वीरान लेकिन बहुत ही रहस्यमयी इलाका है। इस इलाके में 4 मेन माउंटेन रेंजेस हैं। इन्हें याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, KLZP: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। और हाँ, K2 का नाम, ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है। हुआ ये कि जब सर्वेयर्स यहाँ मैपिंग कर रहे थे तो उन्होंने इसे बस काराकोरम की दूसरी चोटी यानी काराकोरम 2 या K2 का नाम दे दिया। और देखिए, वही नाम इतिहास बन गया। अब थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं, अगली परत की तरफ। ये है वृहत हिमालय या हिमाद्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बर्फ का घर। और ये सच में एक विशाल, बिना टूटी दीवार की तरह है, जो पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा तक चली जाती है। और हाँ, इसी दीवार का हिस्सा है दुनिया की छत, माउंट एवरेस्ट। पर यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा, मतलब आसमान का माथा। और तिब्बत में इसे कहते हैं चुमोलुंगमा, यानी दुनिया की देवी माँ। तो ये सिर्फ एक चोटी नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अच्छा, अब यहाँ एक टेक्निकल सवाल आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या कंचनजंगा? देखिए, ज्योग्राफिकली K2 भारतीय टेरिटरी में ही है, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कंचनजंगा अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी में सबसे ऊंची चोटी है। तो जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि सवाल कैसे पूछा गया है। तो हिमाद्री की बर्फीली ऊंचाइयों से जैसे ही हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, हम पहुंचते हैं मध्य हिमालय में। ये वो जगह है जिसे हम सब जानते हैं। भारत के ज्यादातर फेमस हिल स्टेशंस शिमला, मनाली, मसूरी सब यही हैं। यहाँ का सुहावना मौसम और हरी भरी वादियाँ इसे इंसानों के रहने के लिए परफेक्ट बनाती हैं। और इस इलाके की एक और खासियत है, यहाँ के मखमली घास के मैदान। कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग। और जब हम उत्तराखंड की तरफ आते हैं तो यही खूबसूरत मैदान बुग्याल या पयाल कहलाते हैं। हमारे वर्टिकल सफर की आखिरी परत है शिवालिक। जियोलॉजिकली ये हिमालय का सबसे युवा हिस्सा है, मतलब ये सबसे बाद में बना। यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां नहीं बल्कि चौड़ी और समतल घाटियां मिलती हैं। और इन घाटियों के नाम भी हम सबने सुने हैं। पश्चिम की तरफ इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून। और पूरब की तरफ इन्हें द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार, वो जगह जहां से गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आती है। तो हमने ये 4 पैरेलल लेयर्स तो देख ली, पर एक सवाल है, इन परतों को एक दूसरे से अलग क्या करता है? आखिर इनके बीच में क्या है? इसका जवाब जमीन के नीचे छिपी दरारों में है,
जिन्हें हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं, और यही वो दरारें हैं जो इस पूरे इलाके को भूकंप के लिहाज से इतना एक्टिव बनाती हैं। इसे समझने के लिए एक और फॉर्मूला है, SMMH। S यानी सचर जोन, जो ट्रांस और वृहद हिमालय को अलग करता है। पहला M यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो वृहद और मध्य हिमालय के बीच है। दूसरा M है मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो मध्य और शिवालिक के बीच है। और H यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो शिवालिक को मैदानों से अलग करता है। तो ये थी हमारी वर्टिकल जर्नी। अब वक्त है हमारे दूसरे सफर का। इस बार हम ज्योग्राफर सिडनी बराड के बताए रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने हिमालय को ऊंचाई से नहीं बल्कि उसे बीच से काटने वाली बड़ी बड़ी नदियों के आधार पर बांटा। तो बरेड के हिसाब से हिमालय के 4 हिस्से हैं, पश्चिम से पूरब। सबसे पहले सिंधु और सतलुज नदी के बीच का पंजाब हिमालय, फिर आता है सतलुज और काली नदी के बीच का कुमाऊं हिमालय। इसके बाद काली और तीस्ता के बीच का नेपाल हिमालय, जो सबसे लंबा भी है और सबसे ऊंचा भी। और आखिर में तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है असम हिमालय, जो अपने घने जंगलों और जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तो इन दोनों एक्सपीडिशन से, इन दोनों सफर से हमें क्या पता चला? यही कि हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ एक विशाल इंजन है, जिसका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? यही इंजन हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। ये उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है। यही इंजन मॉनसून को चलाता है, नमी वाली हवाओं को रोककर पूरे सबकॉन्टिनेंट में बारिश करवाता है। और सबसे जरूरी, यही इंजन उत्तर भारत की बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देता है, जिनसे करोड़ों लोगों की जिंदगी चलती है। सच तो ये है कि अगर हिमालय न होता तो शायद उत्तर भारत आज एक सूखा रेगिस्तान होता। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये इंजन आज भी चल रहा है। इंजन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, और इसके नतीजे में हिमालय आज भी धीरे धीरे ही सही पर ऊंचा उठ रहा है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये लिविंग माउंटेन रेंज लगातार बदल रही है, लगातार ऊंची उठ रही है, तो सोचिए आने वाले हजारों लाखों सालों में इसका हमारे मौसम पर, हमारी नदियों पर और हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन्हीं पहाड़ों की खामोशी में कहीं छिपा है।